हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की एडीओ की जो तैयारी है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। आज जो है एडीओ का क्लास 6 है, यानी कि दिन छठवां है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और पंचायती राज। क्लियर हो गया। मैं आपको ये बता दूं, जितने भी देखो, शुरू में मेरे को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना बहुत जरूरी रहता है। आप जो है सबसे पहले हैंड नोट रखिए, क्योंकि हमने संविधान का देख लिया, मतलब कुछ कुछ पोर्शन देखे, आगे और देखेंगे अभी संविधान का, लेकिन बीच बीच में सभी सब्जेक्ट को लाना जरूरी है नहीं? तो संविधान का पर्टिकुलर हैंड नोट रखिए। संविधान का जितने तक आए, हमने मौलिक अधिकार तक तो, नीति निर्देशक तत्व तक कर लिया, हिंदी का हमने देख लिया है, उसका हैंड नोट रखिए अलग अलग। अभी हम देखेंगे इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और पंचायती राज, उसके लिए अलग अलग नोट रखिए। फिर ग्रामीण विकास और आजीविका का अलग लाएंगे। और मैं आपको बता दूं, पूरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे, आपको बता दूं। और ये जितने भी मैं करा रहा हूं वो तो एडीओ में काम आएंगे ही, सीजीपीएससी में भी काम आएगा, आपको बता दूं मैं, ठीक है। जैसे सीजीजीएस का कितना वेटेज रहता है, सीजीपीएससी में 50 नंबर का, प्रीलिम्स में 50 नंबर का, तो ये सीजीपीएससी में भी काम आएगा, इसलिए हैंड नोट बनाकर रखिए। और छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उसमें तो काम आएगा ही आएगा, ठीक। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, मेरे चैनल पर जाना और प्ले लिस्ट आप देखना। प्लेलिस्ट में जो एडीओ की क्लासेस है क्रम वाइज मैंने जमा दी हुई है, ताकि आपको एक जगह मिल जाए। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, और जितने भी क्लासेस आएगी एक जगह आपको जो है क्रम से मिल जाएगी। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। ये थी महत्वपूर्ण बातें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। चलिए, एडीओ का आज कौन सा क्लास है? क्लास 6, डे 6 है, ठीक है। कौन सा है? डे 6 है। और इसमें हम क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और पंचायती राज को देखेंगे। और आपको बता दूं, मैं सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज चैप्टर ले जा रहा हूं, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि पूरा 0 से लेकर 100 तक ले जाऊंगा आपको मैं। ऐसा नहीं कि 20 से स्टार्ट कर दूं, नहीं, शुरू से पूरे बेस से लेकर अंत तक ले जाऊंगा और पूरे कंप्लीट होगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आज है एडीओ डे 6 से छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और पंचायती राज। चलिए बेस से शुरू कर रहे हैं, पूरे डिटेल से शुरू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो स्थापना है, आप सभी को पता है कब हुआ? छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को हुआ, ठीक है। पूरे बेस से ले जा रहा हूं मैं, पूरे मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। देश के 26वें क्रम का राज्य था हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, ठीक है। मध्य प्रदेश, इसका मातृ जिला कौन है? मध्य प्रदेश है। और ये छत्तीसगढ़ बना तो हमारे देश का जो है 26वें क्रम का क्या बना? राज्य बना, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 26वें क्रम का जो है राज्य बना। चलिए अगला देखते हैं। ये राज्य का जो निर्माण है 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कभी कभी पूछ दिया जाए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है निम्न में से कौन से पंचवर्षीय योजना के समय हुई, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना याद रखना है इसको। और उस अगर 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछे तो 1997 से लेकर 2002, ठीक है, याद रखना है आपको। मैंने आपको बताया मातृ राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य का जो है मातृ राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश को ही क्या किया गया? मध्य प्रदेश से ही क्या बनाया गया? आधा हिस्से को हटा करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी है नवा रायपुर अटल नगर, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, सभी सब्जेक्ट को मैं शुरू से ले जा रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। सभी सब्जेक्ट को शुरू से ले जा रहा हूं, पूरे बेस से आपको ले जा रहा हूं। ये आपके जैसे सीजीपीएससी में आपको देखना, छत्तीसगढ़ का 50 नंबर का वेटेज है। संविधान आपका फायदा कर दिया जाएगा। रेडियो में अगर जियोग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, एशियन हिस्ट्री है, मिड हिस्ट्री नहीं पूछ रहा है तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। हिस्ट्री का नहीं पूछ रहा है पोर्सन, इकोनॉमिक्स का नहीं पूछ रहा है, मैथ्स रीजनिंग नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो कम से कम आपको यहाँ पर सीजीजीएस 50 नंबर का हो जाएगा, सीजीपीएससी का भी, ठीक है। हिंदी हो जाएगा, एडीओ हो जाएगा। जब सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा नवंबर में, उस टाइम में फिर से सीरीज चलाऊंगा पूरा सीजीपीएससी का, सारे सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ्स रीजनिंग सब। अभी एडीओ का है तो एडीओ का करिए, हैंड नोट रखिए, क्योंकि ये सीजी का ही सीजीपीएससी में फिर काम आएगा। उस समय आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका अभी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी क्या है? नवा रायपुर अटल नगर। क्लियर हो गया बातें? अगला देखते हैं राज्यसभा सीटें। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटें कितनी है? 5 है, याद रखना आपको, 5 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटें कितनी है? 5 है। और लोकसभा सीटें कितनी है? 11 है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है, लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, ठीक है। आप सभी को पता होगा ये, क्योंकि ये बहुत इजी है।
लेकिन मैंने क्या किया, शुरू बेस से ले जा रहा हूं, आपको सभी को पता होगा ऐसा मैं आशा करता हूं। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ 1 साल पहले तो 90 सीटें थी, ठीक है। लोकसभा आप देखेंगे अभी भी चुनाव हुआ था 1 साल पहले, तो ये आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11, राज्यसभा की 5 सीटें और विधानसभा की 90 सीटें हैं। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिनियम, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000, ये याद रखना, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 पूछा जाता है भाई इसको, है नहीं। और पूरे जितने बता रहा हूं मेरे एक एक शब्द क्योंकि सिलेक्टेड रहते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, भारत संघ में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं, तो भैया छत्तीसगढ़ राज्य को क्या कहते हैं। ये भारत संघ में अगर पूछे धान का कटोरा किसे कहते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है, एरिया कितना है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया बातें। बहुत से लोग मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि आपका बोर्ड जो व्हाइट था उसमें रिफ्लेक्ट ज्यादा होता है, दिखाई नहीं देता। मैंने बोर्ड बदल दिया आपके लिए मैं इतना तत्पर हूँ, मेहनत हूँ, दिल से मेहनत कर रहा हूँ। रात के 12-12 बज जाते हैं शूट करते हुए, एडिटिंग करते हुए, बहुत टाइम लगता है। आपको मैं पर डे जो है 7 से 8 बजे के बीच में प्रतिदिन मेरा वीडियो आ जाता है। आप अधिक से अधिक अपने भाइयों बहनों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि विश्वसनीय चैनल है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का विश्वसनीय चैनल। इसमें डेटा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में सबसे बेहतरीन ढंग से कराए जाते हैं। याद रखना इस बात को, क्वालिटी के साथ। क्वालिटी में कोई, कंटेंट में कोई कमी नहीं, समझाने में कोई कमी नहीं, बशर्ते आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं हूं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा उसे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का, याद रखने ये पूछा जाता है। देखो जब जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का, देश का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 4.11%, ये याद रखिएगा, ठीक है। 4.11% आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है 9वां बड़ा, यानी 9th रैंक पर है क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे हमारे छत्तीसगढ़ से कौन सा क्रम है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 9वें क्रम का है। सबसे पहले एरिया वाइज पूछ रहे हैं, ठीक है। एरिया में भारत में सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान है। उसके बाद कौन है, मध्य प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है। उसके बाद गुजरात है, कर्नाटका है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। आप देखेंगे ये ऐसा करके आप देखेंगे ये 9वां सबसे बड़ा राज्य है भारत देश का, 9वें क्रम में आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। सबसे पहले कौन है, मैंने अभी पूरा क्रम आपको बता दिया है कौन कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का नृजाति म्यूजियम, म्यूजियम बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, जगदलपुर है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ का नृजाति म्यूजियम कहाँ है, जगदलपुर में है। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं विकास खंड कितने हैं छत्तीसगढ़ में, 146, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा, बहुत बार इसे रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और नगर निगम कितने हैं, 14 है, 14 नगर निगम है। ध्यान से रखिए, पूरे इंपॉर्टेंट है भाई। और अब पूछ लोगों की सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है बोल दोगे तो सभी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको जो है 250-300 पेज का जो पुस्तक आपको पढ़ना पड़ेगा सिर्फ 2 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि भैया उनसे पूछे ही नहीं। करंट अफेयर आप देखेंगे 1 साल 1.5 साल का आप जो पढ़ेंगे, कभी कभी होता है करंट अफेयर पूछेगा नहीं, होता है ऐसा। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत टफ है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया होगा कि नहीं होगा। देखो याद रखिए कि मान के चलो आपका जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है, इंडिया का टीम है, मान के चलो एक ऑस्ट्रेलिया का टीम है, दोनों में से एक जीतता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी टीम भी बहुत बड़ी दमदार टीम है, इंडिया भी टीम बहुत बड़ी दमदार टीम है, दोनों में से एक ही जीतती है। बड़े बड़े धुरंधर जो है चुनाव में हार जाते हैं। आप समझिए बाबू इस चीज को, एडीओ के एग्जाम में जैसे मान के चलो 200 पोस्ट है, 200 व्यक्ति का ही होगा ना, समझिए पॉइंट को। लेकिन मैं बार बार ये बोलता हूँ कि गवर्नमेंट एग्जाम हो ना हो, इनकी जो है नॉलेज को आप रखिए, आपको दिमाग को तेज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी जो है लक का भी चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो रही बात सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम करा सकते हैं आपको। उसके बाद जो आयोग जो क्वेश्चन लेगा ना, वो उसके माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा। कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस कर देगा, क्या कर लोगे आप, ठीक है। कभी कभी जानबूझकर जो है क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन विलोपित कर देता है, क्या कर लोगे, क्या रो चाहेगा कुछ, वो जो कर दिया सो कर दिया। आपके हाथ में सिर्फ क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप मेहनत कीजिए, बस उसके ज्यादा और कुछ नहीं है। ना तो हम वैकेंसी निकालते हैं, ना तो हम नियुक्ति पत्र देते हैं, ना तो हम एडमिट कार्ड देते हैं।
आप समझिए, अगर हम ऐसा सटीक सिस्टम होना चाहिए। अगर इस दिन एग्जाम होगा, एडीओ का कब से आ रहा है नोटिफिकेशन, 2 महीना 3 महीना से आ रहा है, ठीक है। आप देखेंगे, मैं ज्यादा ये महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई के अलावा आपके माइंड में तरह तरह के क्वेश्चन, ओवर थिंकिंग आते रहते हैं, इसलिए बता रहा। ठीक है, एडीओ का एग्जाम आना है, डेट फिक्स होना चाहिए, एग्जाम फिक्स होना चाहिए, एडमिट कार्ड इस दिन आएगा, इस दिन मॉडल आंसर आएगा, इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन नियुक्ति होगा, बात खत्म। ऐसा शेड्यूल देना चाहिए, ये होता है सटीक नियम। ठीक है, पता चला 2 साल पहले का आया है, एडीओ आएगा आएगा आएगा, एग्जाम संभावित डाल दिया, पता चला 4-5 साल निकले, नियुक्ति पत्र देने में 6-7 साल लग जाएगा। ठीक है, इधर बच्चा जो है 22-23 साल का सीधा 35 साल में पहुंच जाएगा, तब नियुक्ति पत्र देगा। सटीक रहना चाहिए सिस्टम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का जो है स्पष्ट रेखा, बहुत बार पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्पष्ट रेखा चित्र है 1918, ये डेट याद रखिए। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, ये नाम याद रखना है आपको, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में खींचा, याद रखना, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र 1918 में, ये डेट याद रखनी, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने खींचा। और पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम, याद रखना बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रथम स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार कहा गया। याद रखना, बहुत बहुत रिपीटेड ये क्वेश्चन है। सुंदरलाल शर्मा को क्या कहा गया? छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार कहा गया। और इन्होंने 1918, ये डेट आपको याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1918 में क्या किया? अपनी पांडुलिपि में, याद रखना है, ये पूछा जाता है बाबू, 1918 में अपनी पांडुलिपि में, याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा खींचा, याद रखना, ये ध्यान रखना ये बातों को। चलिए अगला देखते हैं। 1939 में क्या होता? कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। कभी कभी हिस्ट्री में अब जाओगे पूछा जाता है कि जो है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, वर्ष है 1939, 1939। 1939 में क्या किया गया? त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीजीपीएससी में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, आपको बता दूं मैं, ठीक है। और मैं बता दूं, ये जितने भी मेरे आ रहे हैं सीजीपीएससी के हिसाब से आ रहे हैं, एडीओ में तो आएगा ही, एडीओ के सिलेबस तो आ रहे, कवर हो ही रहे, सिलेबस कवर हो रहा है, मैं बता रहा हूं, ठीक है, सिलेबस कवर हो रहा है। और ये सीजीपीएससी बेस्ड है, आपको ध्यान में रखना, इसलिए बिंदास रहें, हैंड नोट बनाइए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो 1939 में कांग्रेस में त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ? पृथक, याद रखिए, पृथक छत्तीसगढ़ की जो है मांग की गई। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं 1948, याद रखिए, डेट याद रखना है आपको, ठीक है। 1948, 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में छत्तीसगढ़ के कितने रियासत शामिल हुए? 14 रियासतें शामिल हुई। बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, एंजॉय से पढ़िए। जो जो फॉर्मेट है मैं आपको बताते हुए चला जाऊंगा। 1 जनवरी 1948 को, याद रखिए, डेट याद रखना है आपको, डेट याद रखना है, 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में, ठीक है, भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ के ये 14, याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ के इतने, छत्तीसगढ़ के 14 जो देशी रियासत है क्या हुए? विलय हुए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 जनवरी 1948 को भारतीय संघ में कितने, जो छत्तीसगढ़ के कितने देशी रियासत जो विलय उनमें मिल गए? तो 14 देशी रियासत, 14, याद रखिए, 1 जनवरी 1948 को 14 देशी रियासत मिल गए उसमें। क्लियर हो गया ये बातें? अब अगला ये देखना है कि भैया जब ये 14 देशी रियासत जो है भारत में मिले या विलय पत्र में सिग्नेचर हुआ, तो सबसे पहला विलय कौन हुआ? तो खैरागढ़ रियासत। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वप्रथम खैरागढ़ रियासत ने अधिमिलन की नीति पर हस्ताक्षर किया था। डायरेक्टली ध्यान से समझिए, भारत संघ में जो है 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के कितने देशी रियासत मिले? 14 देशी रियासत जाकर मिल गए भारत में। लेकिन सबसे पहले उस विलय पत्र पर, अधिमिलन पर किसने साइन किया? तो खैरागढ़ रियासत ने किया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन, अभी ये सीजीपीएससी में 2000, मुझे डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956, डेट याद रखना है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ? 1956, 1956 में हुआ। और इसके संस्थापक कौन थे? खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, याद रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जितने बता रहा हूं पूरे इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा ही हुआ है।
कोई 2011 में, कोई 2012 में, कोई 13 में, 14 में, 15 में, कोई 16 में, कोई 17 में, कोई 18 में, कोई 19 में, कोई 20 में, कोई 21 में, कोई 22 में पूछा हुआ है। क्लियर हुआ ये बातें? तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन, महासभा ये नाम याद रखने, ठीक है, महासभा का गठन 1956 में, और इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा किया गया, और इसके महासचिव को भी याद रखना है, दशरथ चौबे। क्लियर हो गया? दशरथ चौबे। देखो भाई, एक एक शब्द मेरी कीमती है, मैं बार बार बता दूं, आप 1000 रुपए की कोचिंग करते हैं, वहां पर पढ़ाने का तरीका और यहां पर कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ फ्री है। मेरा उद्देश्य है आपके जितना से जितना हो सके हेल्प करना, और क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, देखो, और रही बात आयोग क्वेश्चन कैसे लेगा, वो बात की बात है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। कभी कभी तो होता है आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, तो उसमें कौन सा संस्था क्या करेगा बताओ आप भला? भाई ये भी तो सोचने वाली चीज है ना। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कराने जाएंगे या करते हैं, जितने भी एस्पिरेंट, कभी कभी बाहर से आ जाता है, कभी कभी विलोपित कर देता है, क्या करोगे? लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे सिलेबस है भैया उसमें से आगे, जैसे सीजीपीएससी में अगर छत्तीसगढ़ का 50 नंबर का वेटेज है, तो गारंटी है मेरा 35 से 40 नंबर का फंसेगा ही, गारंटी है इस बात की। ठीक है, जैसे सी सेट में गारंटी है, अगर 23 क्वालिफाइंग रहता है, गारंटी है कि 70 क्वेश्चन फंसेंगे, गारंटी है मेरी सी सेट का, क्योंकि हर साल मेरा सी सेट में 150 प्लस नंबर आता है 200 में, हर साल सी सेट में। ठीक है, हर साल मिनिमम 65, क्योंकि एक अंक 2 नंबर का है, 65 दूनी 130 नंबर हर साल मेरा ऊपर ही रहे सी सेट में। सी सेट को जहां तक मैं सोचता हूं 8वीं पढ़ता बच्चा भी क्वालिफाई कर ले, इसके लिए बेफिक्र है। लेकिन स्कोरिंग की बात करें तो हर साल 130 से 140 रहता है मेरा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ? 1956 में, याद रखिए, खूबचंद बघेल द्वारा, और इसके महासचिव है दशरथ चौबे। ठीक है, अब देखना छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन। देखो, महासभा का गठन, भातृत्व संघ का गठन, ये 1956 में, ये 1967 में, किसके द्वारा? ये भी खूबचंद बघेल द्वारा, ये भी खूबचंद बघेल द्वारा। नाम याद रखना है, इसके महासचिव दशरथ चौबे। वर्ष देखो, यहां पर कंफ्यूज मत होना, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन 1967, इसलिए मैंने दोनों को एक जगह लिख दिया, ताकि दोनों में अगर कंफ्यूजन हो तो एक साथ में बता दूं। महासभा का गठन 1956, भातृत्व संघ का गठन 1967। हाँ, दोनों का संस्थापक कौन था? खूबचंद बघेल थे, और महासभा का गठन का जो महासचिव थे दशरथ चौबे थे। ये 1956 और ये 1967। क्लियर हो गया? चलिए अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया? 1976 में, ध्यान रखिए। ठीक है, देखो ये 67 है और ये 76 है, जस्ट 7 को इधर लाओ, 6 को इधर लाओ, ऐसे मैंने याद किया था। ठीक है, मैं अच्छा, मैं एक बात भूल गया था, मुझे अपना ट्रिक भी बताते हुए चले जाना है। ठीक है, कुछ कुछ वीडियो में 1 से 5 क्लास आया, मैं अपना ट्रिक नहीं बताया, मेरे को ध्यान आया आज ही कि अच्छा मेरे अपना ट्रिक बताते हुए भी चला जाना है, ताकि आपको इजिली याद होते चला जाए। मैंने इसको, अब मैं पर्सनली कैसे याद किया हूं, वो ट्रिक आपको बताते हुए चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन मैंने कैसे याद कर लिया था, दोनों को अपने हैंड नोट में एक जगह लिखा था। अच्छा भैया, ये संघ का गठन 67 है, तो 67 से आगे बढ़ेंगे तो 76 ही आएगा ना, एक टाइम के बाद। 7 6 को इधर मैंने रख दिया। ठीक है, अब भगवान शंकर हमको मुक्ति देता है कि नहीं देता, आशीर्वाद देता है, मैंने ऐसे याद किया होता। ठीक है, मुक्ति शंकर गुहन योगी, ऐसे मैंने याद किया था। ठीक है, ध्यान से समझिए, मुक्ति मोर्चा का गठन 1976, और मुक्ति कौन देगा? शंकर गुहन योगी, भगवान शंकर मुक्ति देगा आपको, ऐसे मैंने याद कर लिया था, मुझे याद है फिर। ठीक है, वर्तमान में कितने जिले हैं? 33 जिला है, सबको पता है 33 जिला है। अब इन 33 जिलों को देख लेते हैं, और मैं इधर जो है अपना ट्रिक भी बताते हुए आपको चला जाऊंगा। ठीक है, और जो गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं, पीएससी के एग्जामों में या छत्तीसगढ़ में जिस तरह पूछे जाते हैं, उसको मैं डील करते हुए चला जाऊंगा। ठीक है, देखो ऐसा नहीं होता कि अगर छत्तीसगढ़ को 50 वेटेज रहता है सीजीपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम में, मान के चलो तो 50 के 50 फंस जाए, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता ऐसा। 50 में 30 ही कोई भी संस्था बता पाएगी, 20 ऐसे उठाएगी भैया जिसको किसी को पता नहीं रहेगा, उसमें फिर लक चलता है। कोई लोग तुक्का करते हैं, कोई लोग जो है एलिमिनेट करते हैं, अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड वहां पर दर्शाते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, आगे आगे मैं बताऊंगा एक एक चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। अब सबसे पहले देखना है
रायपुर, रायपुर और बिलासपुर, इनका गठन वर्ष कौन सा है? 2 नवंबर 1861। डेट याद रख लीजिए भैया, 2 नवंबर 1861, रायपुर बिलासपुर, ठीक है। 2 नवंबर 1861, 2 नवंबर 1861, ठीक है। दुर्ग है, दुर्ग कब हुआ? 1906 में, 1906 है, याद रखिए, सिंपल सी बात है। रायपुर बिलासपुर 2 नवंबर 1861। फिर आएगा अगला कौन बना? दुर्ग। इसको क्रम से याद रखने में बार बार आपको बता दूं, ठीक है। कभी कभी कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है पता है कि निम्न में से जो जिला बनने का क्रम वर्ष है, ऐसा पूछ दिया जाएगा। क्रम से कौन कौन बना भैया, ऐसे वर्ष आपको पूछ दिए जाते हैं। आपको अगर आगे पीछे करके दे दिया जाएगा, आपको कोई एक बीच में से सही दे दिया जाएगा, उसमें से आपको निकालना पड़ेगा कि हाँ कौन आंसर वाला सही है जो क्रम से जमा हुआ है। क्लियर हो गया है बातें? दुर्ग, दुर्ग कब बना? 1906 में बना। रायपुर और बिलासपुर के कुछ भाग को क्या दुर्ग जिला बनाया गया था, ठीक है। ये वर्ष आपको ध्यान में रखना है, स्थापना वर्ष है। रायपुर 2 नवंबर 1861, बिलासपुर 2 नवंबर 1861, दुर्ग 1906। चलिए अगला बढ़ते हैं। अब 3 जिला हो गए, 33 जिला देख रहे हैं। रायगढ़, सरगुजा और बस्तर, इसको ऐसे ही याद रखना है। इसको अभी पीएससी के एग्जाम में 1 या 2 साल पहले पूछा था, या 2023 में पूछा था या 2024, इस साल तो शायद, मेरे को कंफर्म डेट याद नहीं रहा था, बट पूछा था इसे, ठीक है। अब डेट मुझे वर्ष के याद नहीं, बट मतलब 2-3 साल के अंतर्गत ये पीएससी में यही क्रम पूछा था कि निम्न में से जिला बनने का क्रम है ऐसे, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, ऐसे ही क्रम से आपको जमाना था, याद रखिए। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। यही चीजें तो गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्मेट भी पता होना चाहिए, तब मजा आता है आपको। रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, ठीक है। मैंने जो है इसे कैसे याद रखा था कि राय, देखो ना, कोई भी टीचर का नाम होता है राय सर, राय सर भाई। अब जैसे राय करके होता है, कोई बोल देगा दीपक रॉय, धनंजय राय, ऐसा मैंने अपने याद करने के लिए याद किया था। तो कैसे याद किया था मैंने? राय सर, राय सर, बस्तर चलें क्या घूमने, ऐसे मैंने याद कर लिया था, फिर मेरे से आंसर बन गया था, ठीक है। ये क्रम था भाई। आपके जैसे होता है साहू सर, होता है कि नहीं होता है? जैसे मिश्रा सर, तिवारी सर, वैसे रॉय सर होता है, रॉय सर बस्तर चले क्या घूमने, एक क्रम में याद हो गया था मेरा, ठीक है। राय सर बस्तर, ठीक है। जनवरी 1948, जनवरी 1948 और 1948, 6 जिला आपके हो गए। कैसे याद कर रहा हूं पता है? राय सर, अब देखना, साहू सर बोलो ना एक साथ, राय सर एक साथ याद हो गया, राय सर बस्तर चले घूमने, ऐसे मैंने याद किया था 1 जनवरी 1948, ठीक है। अगला देखते हैं राजनांदगांव, राजनांदगांव 1973 याद रखना है इसको। 1973 बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। राजनांदगांव जिला का स्थापना वर्ष है 1906, दुर्ग जिला का स्थापना वर्ष है 1906, राजनांदगांव जिला का स्थापना वर्ष है 1973 है, ठीक है। और इसके मातृ जिला यानी राजनांदगांव जिला जो है कैसे बना? तो ये दुर्ग जिला के कुछ हिस्से को काटकर बनाया गया है राजनांदगांव जिला। क्लियर हो गया बातें? कितने जिले हो गए? 3 इधर हो गए, रायपुर बिलासपुर, रायपुर बिलासपुर दुर्ग हो गए, राय सर बस्तर चले क्या, फिर राजनांदगांव 1973, 7 जिला हो गए यहाँ पर, ठीक है। याद रखना है भैया, जो जो फॉर्मेट है मैं बताते जा रहा हूँ कि कैसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछते हैं। अगला जिला देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ प्रदेश के 7 जिला देख चुके हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, जैसे कोरिया, कोरिया जिला 25 मई 1998 को। अब आपको यह ध्यान रखना है 1948 में कितना जिला बना, आपको ध्यान में रखना। मैं आपको बता देता हूं, गिन के बता देता हूं, यहां पर आपको इजीली समझ आएगा। कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर कांकेर, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी 1998 में ही बना। वर्ष याद रखना, 1998 में कितने जिले बने? तो भैया 9 जिले बने। गिन के देखिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से ये समझना कैसे आपको पूछ दिया जाता है कि 1998 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले बने? तो भैया 9 जिले बने, ठीक है। अब ध्यान से आपको समझना है, यही चीजें ध्यान से समझना है, ठीक है। तो 7 हमने पढ़ा था, 7 हमने पढ़ लिया, और 9 और 7 कितना हो गए? 9 और 7 हो गए आपके 16 हो गए, ठीक है। तो 16 जिला अब तक हो गए। देखो कोरिया 25 में 1998, इसका वर्ष पूछा गया था, ये बस याद रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1998 में कितने जिले बने? 9 जिले बने। या फिर ये पूछ दिया जाएगा 19 निम्न में से 1998 में कौन कौन से जिले बने थे। तो अब तो कैसे पूछ दिया जाएगा, ध्यान से समझिए। जैसे देख, निम्न में से 1998 में कौन कौन से जिला बने थे? कोरिया, जसपुर, कोरबा, ये आपको पता है। एक अलग से मिला देगा, दुर्ग आपको मिला देगा। और आपको यह पूछ दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो है 1998 में जो है
जिला नहीं बना था, नहीं बना था पूछ दिया जाएगा। तो कोरिया, जसपुर, कोरबा तो बना था, लेकिन दुर्ग नहीं बना था, तो दुर्ग इसका सही आंसर आएगा, नहीं बना था। ऐसे पूछा जाता है आपको, ठीक है। और कैसे पूछ दिया जाएगा, निम्न में से 1998 में कौन कौन से जिले बने थे? आपको ऑप्शन दे दिया, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर कांकेर, कबीरधाम, महासमुंद, उपयुक्त तो सभी करके दे दिया, उपयुक्त तो सभी आ जाएगा। ऐसे ही पूछा जाता है, ध्यान रखना, तो ये माइंड में रखना कि 1998 में कौन कौन से जिले बने हुए थे। तो कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर कांकेर, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, ये सब 1998 में बना। और ये कबीरधाम का ये फाइनली वर्ष पूछा गया था 6 जुलाई 1998, तो ये याद रखिए, क्योंकि कबीरधाम जिला मेरा है तो मैंने पूरा याद रख लिया था, 6 जुलाई 1998। ठीक है, तो 7 हमने देख लिया, 9 7 कितना हो गया, 16 जिला हो गया अभी तक। ठीक है, अब क्या इसी में क्या पूछ दिया जाएगा, ध्यान से समझिए, पॉइंट को आपको घुमाना रहेगा, कैसे पूछ दिया जाएगा, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उस समय कितने जिले थे? ध्यान से समझिए भैया। अब देखो 1998 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का जब बना या गठन हुआ तो उस समय कितने जिले थे? तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा जो छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर सन 2000 को बना, ठीक है। उससे पहले देखिए 1998 तक हम कहा 16 जिला बन चुका था, दिमाग लगाइए आप, ठीक है, 16 जिला। तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय कितने जिले बन गए थे? 16 जिले बन गए। देखो 1998 में 9 जिला बना, इससे पहले मैंने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायसर, बस मैंने पूरा बताया अभी, 7 हो गए, 9 इधर हो गए, 16 जिला बन गए। छत्तीसगढ़ राज्य अभी नहीं बना है, 1998 में ही बना हुआ है 9 जिला। अब इधर 2000 में तो बना ना छत्तीसगढ़। ऐसे ही पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ तो उस समय कितने जिले बने हुए थे? तो 16 जिला बने हुए थे। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं, नारायणपुर और बीजापुर 1 मई 2007 को बना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नारायणपुर और बीजापुर किस वर्ष बना? तो 2007 में बना। क्लियर हो गया? अभी कैसे पूछ दिया जाएगा, 2007 तक छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो 16 और 2 18 जिले थे। कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाएगा 2011 में जो है छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 18 ही जिले थे, क्योंकि 7 8 9 10 11 इसमें तो कोई जिला ही बना नहीं भाई। अब समझिए ना, देखो 1998 तक 16 जिला थे, 2007 में 2 8 जिले बने, कितना हो गया? 18 जिला हो गया। अब 10 में भी कोई नहीं जिला बना, 11 में नहीं बना, 12 में सॉरी 8 में भी कोई जिला नहीं बना, 9 में भी नहीं बना, 10 में भी नहीं बना। अगर पूछे 2010 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, तो कितना? 16 और 2 18 जिले थे। ध्यान से समझ, ऐसे ही फंसाने के लिए दिया जाता है, इसमें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। अब देखना है 2012 में, ठीक है, 2012 में कौन कौन से जिले बने उसको आपको ध्यान में रखना। 12 में कितने जिले हैं, कौन कौन से बने, ध्यान रखना। सबसे पहले सूरजपुर, बलरामपुर पूछा गया इन सबको, ठीक है, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव, सुकमा। ठीक है, कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 2012 में कितने जिले बने? इसमें भी 9 जिले बने, ठीक है। 1998 में भी 9 जिले बने और 2012 में भी 9 जिले बने। भाई 2012 में नया जिला बना ना, तो इसी को पूछा जाता है कि 2011 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो 18 थे। देखो 1998 में 9 जिले बने, 7 पहले से था, 9 7 16 और 2007 18 जिला, ठीक है। अब 2011 में तो भैया कोई नया जिला बने नहीं, तब तक तो 18 ही जिला ही था, है नहीं। 2012 में फिर से नए जिला बने ना, तो ऐसे पूछे 2010 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 18। 2011 में कितने जिले थे? तो 18 थे। अब आपको ये पूछे कि 2012 में कितने जिले का गठन हुआ? तो 9 जिलों का गठन हुआ। अब इसी को याद रखना है आपको। पूछ दिया जाएगा कि मुंगेली जिला किस वर्ष बना? 2012 में बना, ठीक है। बेमेतरा जो है किस वर्ष बना? 2012 में बना। ऐसे आपको याद रखना। अब कैसे आपको क्वेश्चन, आयोग कैसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, 19 ऐसे पूछ दिया जाएगा 2012 में निम्न में से कौन सा जिला बना था? 2012 में निम्न में से कौन सा जिला बना था? तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, कोरिया, जसपुर, कोरबा, इधर एक उठा कर रख देगा बलरामपुर को। और आपको ये पूछ दिया जाएगा कि 2012 में कौन सा जिला बना था? तो ऑप्शन ये आंसर आएगा, ठीक है। इसमें का मिला दिया जाएगा और आपको जो पूछ दिया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन उठा है। मैं एक बार फिर से इसका फॉर्मेट बता देता हूं। उन 2012 में निम्न में से कौन सा जिला बना था? ऑप्शन आप सुनना, जांजगीर चांपा, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर कांकेर और मुंगेली। तो 2012 में कौन बना था? मुंगेली। ऐसा आपको याद रखना है कि कौन बना था, कौन नहीं। तो हम 2012 में भी 9 जिले बने। अब कितना हो गया? 18 और 9 जोड़कर देखिए कितना हो रहा है। 18 और 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 27 जिला आ जाएगा, ठीक है।
9 7 16, 16 2, इसमें 16 2 18, 18 और 9 कितना हो गए, 2 इधर 2 20, 20 27 जिला हमारे कितना तक हो गए, 2012 तक हो गए। क्लियर हो गया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2012 में कितना जिला बने, 9 जिले बने। और 2012 में याद रखना टोटल छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 2012 तक कितनी हो गई, 27 जिला हो गए थे। क्लियर हो गया बातें। चलिए अगला बढ़ते हैं। अब गौरेला पिंडरा मरवाही, ठीक है, जीपीएम बोलते हैं इसी को, जीपीएम गौरेला पिंडरा मरवाही कब बना, 10 फरवरी 2020 को बना। और इसका मातृ जिला कौन सा है, बिलासपुर है। इसको पूछा गया था मातृ जिला को, ठीक है भाई। बिलासपुर के ही कुछ हिस्से को काट कर क्या बनाया गया, गौरेला पिंडरा मरवाही बनाया गया। इसका मातृ जिला कौन सा है, बिलासपुर ही है। ये पूछा गया था इसलिए मातृ जिला मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। अगला देखते हैं, MMA मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये कब बना, 15 अगस्त 2021 को बना। और इसका मातृ जिला है राजनांदगांव। क्लियर हो गया, राजनांदगांव। अगला देखते हैं शक्ति जिला, शक्ति जिला कब बना, सेम ऐसे ही 15 अगस्त 2021 को बना शक्ति जिला। लेकिन मातृ जिला कौन सा इसका, जांजगीर चांपा। क्लियर हो गया ये। अगला देखते हैं, एसबी का मतलब होता है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ ये कब बना, 15 अगस्त 2021 को ही बना। और इसके मातृ जिला पूछा गया था रायगढ़ और बलौदा बाजार, ठीक है, रायगढ़ और बलौदा बाजार के कुछ कुछ हिस्से को काट कर क्या बनाया गया है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ बनाया गया है। अगला देखते हैं एमसीबी महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कब बना, 15 अगस्त 2021 को बना। इसका मातृ जिला है कोरिया। बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसे पूछा गया था। महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर 15 अगस्त 2021 को बना और इसका जो है मातृ जिला कौन था, कोरिया था। तो हमने यहां तक कितने 27 जिला देख लिए थे, 27 जिला। गौरेला पेंड्रा मरवाही बना 10 फरवरी 2020 को, 27 के बाद 28 हो गए। 15 अगस्त 2021 को 4 जिला बना, 1 2 3 4, 28 4 कितना हो गया, 32 जिला आ गए हम यहां तक, 32 जिला। ठीक है, देखो जहां पर उसका मातृ जिला पूछा है मैंने मातृ जिला ऐड कर दिया। जैसे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का राजनांदगांव, गौरेला पेंड्रा मरवाही का मातृ जिला बिलासपुर, ठीक है, शक्ति जिला का जांजगीर चांपा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का रायगढ़ बलौदा बाजार, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का कोरिया। यहां तक हम कितने आ गए, 32 पर आ गए। देखो कितना था, यहां तक आए थे तो 16 16 2 18, 2012 में 9 बना तो कितना आ गए, 27 पर आ गए। गौरेला पेंड्रा मरवाही कौन से क्रम का था, जिला था 28वें क्रम का जिला था, ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही 28वें क्रम का जिला था। फिर 15 अगस्त 2021 को 4 जिला बने, ये एमएम मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, शक्ति सारंगगढ़ बिलाईगढ़ और महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर 28 4 32। और एक 33वां जिला बना, उसका नाम था खैरागढ़ छुई खदान गंडई, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। याद रखिए, यहाँ पर बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 33वां जिला कौन है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, 16 अप्रैल 2022 को। और इसका जो मातृ जिला है राजनांदगांव। क्लियर हो गया, ठीक है। ये था हमारा आज छत्तीसगढ़ जीएस में पहला चैप्टर, जो हमने बहुत सी चीज इंपॉर्टेंट सामान्य परिचय जिला 33 जिला कंप्लीट कर लिए हैं। और जैसा जैसा पूछा जाता है भाई फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया। अब देखते हैं पंचायती राज। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं हम पंचायती राज देखेंगे, ठीक है। और पंचायती राज में पूरे सिलेक्टेड रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिंदास रहेंगे। प्रीवियस ईयर में जो जो पूछे जा चुके, चाहे सीजीपीएससी में या बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम में या एडीओ में भी पंचायती राज से पूछे गए, वहां पर मैं आपको डील कर दूंगा। चलिए देखते हैं पंचायती राज। सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है, पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन 1992, याद रख लीजिए इसे, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। ये पूछा जाता है नहीं, पंचायती राज जो है कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 73वां 73, याद रखना, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिए इस बात को, याद रख लेना है वर्ष को। और यह पंचायती राज जो है कौन से भाग में है, भाग 9 में है, याद रखना है, ठीक है। भाग किसमें है, 9 में है, याद रखना है आपको, ठीक है। संविधान में कितने भाग है, भाग 22 हैं। कितने अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। तो ये भाग 9 में है पंचायती राज, याद रखना है, भाग 9, 73वां संविधान संशोधन 1992। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू हुआ। ये डेट याद रखना है आपको, 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है।
ये शुरुआत है, पहला चैप्टर है पंचायती राज का, पूरा बेस से ले जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए, आपको बार बार बोल रहा हूं। और जैसे आज हमने क्या क्या छत्तीसगढ़ का जीएस देखा, तो उसका एक अलग हेड नोट रखिए, पंचायती राज का अलग हेड नोट रखिए, संविधान का तो आपने रख ही लिया है, हिंदी का भी रख लिया, और पूरे क्लास बड़ा मजे से चलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या रखना है, पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, भाग 9 में है। क्लियर हो गया। 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ। पूछा जाता है डायरेक्टली, पंचायती राज अधिनियम जो है निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू हुआ, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, पंचायती राज में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ठीक है। यहां पर मैं 29 विषय डिटेल में नहीं बताऊंगा, आगे जब जाएंगे तब बताता रहूंगा, ठीक है। यहां पर मेन बेसिक चीज समझिए, कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक है। ध्यान रखना, पंचायती राज का जो अनुच्छेद है 243 ए से लेकर, यानी शुरू हुआ 243 ओ तक है, ठीक है। आप एबीसीडी करके देखिए, एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक क्या है, पंचायती राज है। फिर पी से स्टार्ट होता है नगरीय निकाय। याद रख, एबीसीडी तो पता होगा ना आपको, 243 ए से लेकर ओ तक है अनुच्छेद, और पी से याद रखेंगे 243, पी से जेड जी तक नगरीय निकाय है। तो पहले पंचायती राज कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिक है, बहुत बेसिक, इसे एडीओ में पूछा गया था, आपको बता दूं मैं। चलिए अगला देखते हैं, और ये कौन से अनुसूची में है, मैंने संविधान में जो अनुसूची बताई थी, तो अब ध्यान से पढ़े होंगे, और आपको बता दूं मैं, ठीक है। मैं एडीओ का प्लेलिस्ट बना चुका हूं, चैनल में जाना, प्लेलिस्ट में देखना, प्लेलिस्ट में क्रम वाइज पूरे इकट्ठा मैंने एक जगह क्रम से जमा दिए हुए हैं, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, पूरे क्रम से डे 1 डे 2 डे 3 कंप्लीट वैसे ही क्रम से जमे रहेंगे, आगे आगे जो भी क्लासेस आएगी, आप खोजने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पंचायती राज कौन से अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में है। मेरे साथ क्विक रिवीजन कीजिए, पंचायती राज को बेस से पढ़िएगा, ठीक है। यह जो है पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। क्लियर हो गया ये बातें। ये भाग 9 में है, इसमें 29 विषय है। जो अधिनियम है 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। क्लियर हो गया। और इसका जो अनुच्छेद है 243 ए से 243 ओ तक। क्लियर हो गया बातें, बेसिक फंडा बातें हो गए। चलिए देखते हैं नगरीय निकाय को। ये जो नगरीय निकाय है 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। देखो, ये पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, ये है 74वां संविधान संशोधन। क्लियर, ध्यान से समझिए, पूछा जाता है इन सब चीजों को, ठीक है। ये भाग 9 में है पंचायती राज, और नगरीय निकाय भाग 9 क में है, ठीक है। क्लियर हो गया, बेस से समझना है आपको, ठीक है। यह अधिनियम जो है 1 जून 1993 को लागू हुआ, लेकिन ये जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ है। यह 1 जून 1993 को, कौन, नगरीय निकाय। ध्यान से समझना है। अभी देखना, पूरा पंचायत का जो है चुनाव हुआ, नगरीय निकाय का चुनाव हुआ, आपको पूरा बेसिक आइडिया होना चाहिए, अभी जस्ट चुनाव करके निकले हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पंचायती राज जो है 11वीं अनुसूची में है, तो नगरीय निकाय जो है 12वीं अनुसूची में है। क्लियर हो गए ये बातें, ठीक है। ये भाग 9 में है पंचायती राज, तो ये भाग 9 का में है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, इसमें 18 विषय है। इसमें नगरीय निकाय में कितने विषय है, 18 विषय है, और पंचायती राज में आपने देखा 29 विषय है। ये कहा 29 विषय, और नगरीय निकाय में 18 विषय है। क्लियर हो गया। इसका अनुच्छेद देखिए, ध्यान से अनुच्छेद को देखना है। आर्टिकल कौन, देखो मैंने क्या बताया आपको, 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, वो तक कौन है, पंचायती राज। ओ से जस्ट आगे बढ़ेगा, ओ से एम एन ओ पी, अनुच्छेद 200, आर्टिकल तो 243 ही रहेगा, नो टेंशन, ठीक है। ये आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड जी तक है, ठीक है, जेड जी तक है। क्लियर हो गया बातें। और महत्वपूर्ण बात ये रखना है, पूछा जाता है इसको, ठीक है। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 24 अप्रैल को क्या है, प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखेंगे 24 अप्रैल 1993 को अधिनियम लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आपको ये पूछ दिया जाता है, भैया ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है। मैंने नीति निर्देशक तत्व पढ़ाया था, संविधान में डिटेल में बताया था कि भैया अनुच्छेद 40 में है। समझ आ गया ये बातें। चलिए अगला देखते हैं,
ग्राम पंचायत, अब वार्ड की संख्या, ये देखो मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा, पहले बेसिक करिए, बेफिक्र रहिए, पूरे डिटेल में क्लासेस आएंगी। आप ऐसा मत कीजिए कि भैया जो है राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था आपको वो नहीं बताए, मैं धीरे धीरे सबको बताऊंगा भैया, कौन से राज्य में हुआ था, कब पहले लागू हुआ था, पूरे डिटेल में बताऊंगा। बहुत से लोग यहाँ पर बेसिक देखेंगे तो भैया राजस्थान के नागौर जिलों में 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, उससे बताया नहीं, मैं सबको बताऊंगा भाई, बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत में वार्ड, आप देखेंगे, आप भी ग्राम पंचायत में रह रहे होंगे, तो ये पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है मिनिमम, कोई वार्ड है, मिनिमम वार्ड जो है 10 हो सकता है, ठीक है, और किसी भी ग्राम पंचायत में वार्ड की संख्या अधिकतम 20 हो सकती है, ठीक है। जैसे मेरे ही गांव में, मेरे गांव में कितने वार्ड है, 10 वार्ड है, ठीक है। और बहुत से गांव हैं उसमें 18 भी वार्ड हो सकते हैं, 15 भी वार्ड हो सकते हैं, 11 भी वार्ड हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम ग्राम पंचायत के केस में 20 वार्ड हो सकते हैं, अधिकतम, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। वार्ड की संख्या देखो, ग्राम पंचायत में न्यूनतम और अधिकतम वार्डों की संख्या है, ऐसे आपको दे दिया जाएगा, तो 10 न्यूनतम है और अधिकतम जो है 20 है वार्ड की संख्या। ये मैं ग्राम पंचायत के वार्ड की बात कर रहा हूं। अब जनपद पंचायत में देखेंगे, जनपद पंचायत में क्षेत्र की संख्या पूछा जाता है, कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम 10 हो सकता है और अधिकतम 25 हो सकता है, ठीक है। 10 तो सभी में बेस रहेगा, पंचायत में भी 10 मिनिमम, जनपद में भी 10 रहेगा, जिला में भी 10 रहेगा मिनिमम, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से समझना है, जनपद क्षेत्र में देखो, ग्राम पंचायत में बस 5, ग्राम पंचायत में अधिकतम 20, 5 उसमें जोड़ दीजिए, जनपद पंचायत में अधिकतम 25 और 10 इसमें फिर जोड़ दीजिए, जिला पंचायत में 35। अब इसी को एडीओ में पूछा गया था, ये जनपद पंचायत क्षेत्र को, ठीक है, जनपद पंचायत क्षेत्र की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी है, तो 10 और 25 याद रखना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, 10 जो है सभी में कॉमन रहेगा। देखो आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, न्यूनतम 10 सभी में है। अब 20 से देखिए, पंचायत में 20 अधिक से अधिक, अधिकतम कितना हो सकता है, 20, 5 जोड़ दीजिए 25, 25 10 35, ठीक है। और एडीओ में इसे ही पूछा गया था कि जनपद क्रमांक, जनपद क्षेत्र में अधिकतम और न्यूनतम कितनी क्षेत्र संख्या हो सकती है, तो न्यूनतम 10 क्षेत्र और अधिकतम 25 क्षेत्र हो सकते हैं। उसी प्रकार जिला में देखेंगे तो जिला में न्यूनतम क्षेत्र कितना हो सकता है, सदस्य क्षेत्र कितना हो सकता है, 10 और अधिकतम जो है 35। आप देखे होंगे ना कि हमारे भैया ये फलाना आदमी को क्षेत्र क्रमांक 19 से, क्षेत्र क्रमांक 22 से इस जो है इस चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से जो है वोट डालकर विजयी बनाने, आप देखेंगे क्षेत्र क्रमांक 19 से हमारे भैया ये छाप में खड़े हुए, उसे अधिक से अधिक मोहर लगाकर जीता है। देखेंगे बरगद छाप में हमारे भैया ये क्षेत्र से 13 क्षेत्र क्रमांक से, 8 क्षेत्र क्रमांक से, 22 क्षेत्र क्रमांक से खड़े हुए हैं। अब देखते हैं ना, वही क्षेत्र क्रमांक को पूछा जाता है कि जनपद में मिनिमम 10 क्षेत्र हो सकते हैं और अधिकतम 25, जिला में मिनिमम 10 और अधिकतम 35, और ग्राम पंचायत में वार्ड की जो संख्या मिनिमम 10 और जो है और 20 अधिकतम हो सकते हैं, ये पूछा गया था। क्लियर हो गया बातें, बेसिक बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। देखो चुनाव में आपको जो है अगर मतदान करना है, वोट डालना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। पूछा जाता है मतदान उम्र क्या है, तो 18 वर्ष है। अगर कभी कभी ऑप्शन पूछ दिया जाए कि मतदान उम्र या मतदान करने की उम्र है 18 वर्ष, 21 साल, 20 साल, 19 साल, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 21 साल डाल के आ जाते हैं। तो आपको वोट डालना अगर है तो आपकी उम्र होना चाहिए 18 साल। पहले था 21 साल, ध्यान रखना, लेकिन उसे संविधान संशोधन करके क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दिया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। जब संविधान संशोधन कराऊंगा मैं, जो है संविधान विषय जब पढ़ेंगे वहां पर बताऊंगा बहुत से संविधान संशोधन। पहले 21 साल था, वोट अगर डालना था आपको 21 साल था, लेकिन संविधान संशोधन करके उसे अब कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है भैया। अगर आपको देखेंगे वोट डालना है आपको तो 18 वर्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि भैया आप 18 वर्ष हो गए, 19 वर्ष हो गए, आपको वोटर आईडी, वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं जुड़ा है और जाएंगे भैया वोट डालने, मेरा तो हो गया, तो नहीं होगा। वैसे आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए तो आप इलिजिबल हो गए कि आप जो जा करके वोट डाल सकते हैं, लेकिन आपका जो है मतदाता सूची में नाम जुड़ा होना चाहिए। चुनाव से पहले जो है आप देखेंगे पंचायतों में बोला जाता है कि भैया जिसको उम्र हो गया अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा लीजिएगा, ठीक है। अभी जो है करेंटली बहुत पंचायत हुए, त्रिस्तरीय पंचायत हुआ कि नहीं हुआ, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायत इसी को तो बोलते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। अब नगरीय निकाय का भी देखेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा क्योंकि अभी जैसे चुनाव करके निकले हुए हैं, ध्यान रखिए।
तो मतदान यानी कि आपको वोट डालने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। याद रखना, उम्र अगर पूछे तो 18 वर्ष। अभी कभी कभी स्टेटमेंट में पूछा भी जाता है तो मतदाता सूची में भी आपका नाम जुड़ा होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं। 18 वर्ष होना चाहिए आपका उम्र। ठीक है, उसके बाद देखो पंचायत निर्वाचन उम्मीदवार, अगर आपको प्रत्याशी बनना है, उम्मीदवार बनना है, जैसे आपको सरपंच बनना है, जैसे आपको जनपद पंचायत का सदस्य बनना है, या फिर जिला पंचायत का सदस्य बनना है, यानी कि आपको चुनाव में खड़ा होना है। वोट डालना अलग चीज है, वोट आप 18 साल में डाल देंगे, लेकिन आपको प्रत्याशी बनना है, जैसे सरपंच के लिए खड़ा होना है, आपको जनपद पंचायत सदस्य के लिए खड़ा होना है, तो आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब तुम ये बोलोगे कि भैया मेरा 18 वर्ष हो गया, मैं तो मतदाता सूची में मेरा नाम जुड़ गया, मैं वोट डाल सकता हूं, अब मैं सरपंच के लिए खड़ा हो जाऊंगा, तो नहीं हो सकते भैया। आपका उम्र प्रत्याशी बनने के लिए 21 साल होना चाहिए, दोनों में कंफ्यूज मत होना। वोट डालने के लिए 18 वर्ष और जैसे आपको उम्मीदवार बनना है तो 21 साल होना चाहिए। ठीक है, पंचायत निर्वाचन उम्मीदवार के लिए। चलिए अगला देखते हैं। नगरीय निकाय पार्षद हेतु, देखो नगरीय आप देखेंगे नगर, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, और नगर पंचायत, इसमें अगर आपको पार्षद बनना है, पार्षद हेतु 21 वर्ष होनी चाहिए उम्र। अगर आपको मैंने क्या बताया, प्रत्याशी बनना है, पार्षद बनना है, तो उम्र 21 साल होना चाहिए। लेकिन वोट डालने के लिए आप चाहे कहीं पर भी जाए, विधानसभा में वोट करें, ठीक है, लोकसभा में वोट करें, या फिर पंचायत लेवल में या पार्षद के लिए वोट करें, तो उम्र अगर पूछे वोट डालने के लिए, उम्र तो सभी में 18 वर्ष है। लेकिन अगर आपको जो है प्रत्याशी बनना है, सरपंच के लिए, पंच के लिए, पार्षद के लिए, ठीक है, तो आपकी उम्र प्रत्याशी बनना है तो 21 साल होना चाहिए। नगरीय निकाय पार्षद हेतु उम्र कितनी है? 21 वर्ष है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो जैसे विधानसभा और लोकसभा में, विधानसभा और जैसे आपको विधायक बनना है या फिर सांसद बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। यहां पर मैं उम्मीदवार या प्रत्याशी की बात कर रहा हूं। अगर आपको फॉर्म डालना है, चलो मेरे को विधायक लड़ना है, मेरे को निर्दलीय लड़ना है, तो आपको जो है 25 साल होना चाहिए। लोकसभा में आपको सांसद जैसे लड़ना है तो आपको 25 साल होना चाहिए। लेकिन वोट डालने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। वोट जाए और डाल दिए, ठीक है। लेकिन विधानसभा में आपको विधायक का फॉर्म भरना है, प्रत्याशी बनना है, या लोकसभा में सांसद का आपको प्रत्याशी बनना है, तो 25 साल होना चाहिए। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, आपको बार बार बोल रहा हूं मैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे विधान परिषद एवं राज्यसभा में, ठीक है, आपको सांसद बनना है या विधायक बनना है, तो भैया कितने? 30 वर्ष होना चाहिए। पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होना। देखो विधानसभा, विधान परिषद में अगर आपको प्रत्याशी बनना है, मान के चलो, ठीक है, राज्यसभा का आपको सांसद बनना है, तो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, ठीक है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा के लिए 25 साल पूछे जाते हैं इसको, ठीक, कंफ्यूज मत हो जाना। विधानसभा सीधी सी बात, जो जीतता है विधायक बनता है, लोकसभा में जो जीतते हैं उसे सांसद कहते हैं, ठीक है, सांसद बन जाता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। लेकिन विधान परिषद, विधान परिषद जो है 6 ही स्टेट में है विधान परिषद, ठीक है, बहुत से राज्यों में नहीं है। जब चाहे तो बना सकता है विधान परिषद, लेकिन अभी वर्तमान में 6 राज्यों में है विधान परिषद, ठीक है। और राज्यसभा में आपको देखेंगे, जैसे सांसद बने तो उम्र इसके लिए 30 वर्ष है। पूछा जाता है अगर लोकसभा में आपको, लोकसभा के लिए कितने वर्ष चाहिए, तो 25 साल, और वहीं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की उम्र पूछे तो 35 साल होना चाहिए, ठीक है। देखो भैया सबका उम्र अलग अलग है, ध्यान रखिए। देखो आपको वोट डालने के लिए 18 वर्ष, अब जैसे पंचायत में चाहे पंच के लिए खड़ा हो, जिला सरपंच के लिए, जनपद सदस्य के लिए, जिला सदस्य के लिए, पार्षद के लिए खड़ा हो, उम्र 21 साल होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको विधायक या सांसद बनना है 25 साल, विधान परिषद और राज्यसभा में गए तो 30 साल चाहिए। देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनना है तो आपको 35 साल होना चाहिए। ये पूछे जाते हैं सभी हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे एक एक शब्द कीमती रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, सटीक बात बोलता हूं मैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई भी ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होते हैं, ठीक है। तो मिनिमम कितने होते हैं? 10, और अधिकतम कितने होते हैं? 25, सॉरी 20 होते हैं, ठीक है। लेकिन पंच का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है। आप देखेंगे, आपने अभी वोट डाले होंगे, आपके वार्ड से पंच खड़ा होगा, और उसके पंच में आप डायरेक्टली वोट किए होंगे पंच के लिए, और सरपंच के लिए भी डायरेक्टली वोट किए होंगे, उसी को प्रत्यक्ष बोला जाता है। अगर हम डायरेक्टली जाकर के चुनाव डालते हैं, वोट डालते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। जैसे आपके वार्ड में पंच था, अपने वार्ड के लोग करीब 70 लोग, 80 लोग रहते हैं मतदाता एक वार्ड में, ऐसे अब वहां की जनसंख्या पर 1000 जनसंख्या में एक पंचायत बनता है, ग्राम पंचायत बनता है।
वार्ड में आप देखेंगे, वार्ड को जो है करीब 70-80 मतदाताओं रहते हैं, वार्ड हिसाब बांट दिया जाता है। तो पंच आपके घर आया होगा और वोट मांगने के लिए आया होगा कि भैया मेरा ये छाप है, मुझे पंच बनाना मेरे वार्ड से। तो डायरेक्टली आपने वो बॉलेट पेपर पर जाकर पंच के लिए भी क्या किया, वोट डाला, और गांव के लिए एक सरपंच के लिए भी वोट डाला। तो पंच और सरपंच का जो चुनाव, जब जनता डायरेक्टली जाकर मोहर लगाती है, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। ठीक है। तो पंच का याद रखिए, कोई भी ग्राम पंचायत में मिनिमम 10 वार्ड होते हैं और अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं। ठीक है। और ये पंच को डायरेक्टली चुना जाता है, जनता डायरेक्टली चुनती है कि हाँ भैया मेरे को इसको पंच बनाना है या तो मेरे को इसको सरपंच बनाना है। तो वो क्या होता है, डायरेक्ट चुनाव होता है। लेकिन आप देखेंगे उप सरपंच में, आप उप सरपंच के लिए आप चुनाव नहीं डाले होंगे। कहाँ डाले? कोई बोला है कि अब मेरे को उप सरपंच बनना है, घरों घर जाकर बोला हो कि मुझे इस छाप में वोट देना? नहीं, आपके द्वारा जो बनाया हुआ पंच है वो पंच मिलकर उप सरपंच बनाता है। तो जनता का डायरेक्ट हाथ नहीं है भाई उप सरपंच बनाने में। डायरेक्ट जैसे कब होता है डायरेक्ट चुनाव उप सरपंच का, कि जनता जाती है, अच्छा ये मोहर है, मारती बॉलेट पेपर पर थप्पा, तो वो उप सरपंच का डायरेक्ट चुनाव होता है। लेकिन जो है जनता इसमें भाग नहीं ले रही है, बल्कि जनता के द्वारा जो बनाए गए पंच है वो उप सरपंच का चुनाव कर रहे हैं। तो पूछा जाता है पंच और सरपंच का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन उप सरपंच का अप्रत्यक्ष, क्योंकि जनता इसमें डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। मैंने वही बोला, अगर जनता डायरेक्ट जाकर के बॉलेट पेपर पर मतदान करती है वो प्रत्यक्ष चुनाव है। जैसे पंच और सरपंच का डायरेक्टली जाकर बॉलेट पेपर पर थप्पा लगाती है, लेकिन उप सरपंच पर ऐसा नहीं होता। इसलिए उप सरपंच का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जनता उसमें डायरेक्ट भाग नहीं लेती। क्लियर हो गया? पूछा जाता है पंच कोई भी ग्राम पंचायत में कितने, 10, मिनिमम 10 वार्ड और अधिकतम 20 वार्ड। गांव में सरपंच कितना होगा, एक ही सरपंच होगा, और सरपंच का चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा। डायरेक्टली याद रखा जाता है, प्रत्यक्ष पूछे जाते हैं। ठीक है। कोई भी पंचायत में कितना उप सरपंच होगा, एक ही उप सरपंच होगा। ठीक है। और इसका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, जनता डायरेक्ट उसमें भाग नहीं लेती है। अब पूछे आपको, पंच और सरपंच का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। पंच का भी आपने वोट डाले हैं, सरपंच के लिए भी वोट डाले हैं आपने, लेकिन उप सरपंच के लिए आपने नहीं डाले। तो पंच और सरपंच का डायरेक्ट चुनाव, उप सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव। कोई भी पंचायत में एक सरपंच रहेगा, एक उप सरपंच रहेगा, और अगर पंच की संख्या पूछे तो 10 हो सकती है और अधिकतम 20 हो सकती है। कंफ्यूज मत होना, पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा कि उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। ऐसे पंच और उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, ऐसे करके पूछ दिया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जनपद क्षेत्र में देखेंगे। मैंने आपको क्या बताया, जनपद क्षेत्र में कितने, अधिकतम मिनिमम कितने क्षेत्र और अधिकतम कितने क्षेत्र हो सकते हैं, 10 और अधिकतम 25 क्षेत्र हो सकते हैं। ठीक है। और पंचायत में 10 और अधिकतम 20, मैंने 10-10 सभी में बेस रहेगा बताया था। 20 पंचायत में, 5 जोड़ दीजिए, 25 क्षेत्र जनपद पंचायत में। अब ध्यान रखना, जनपद पंचायत के सदस्य को हम डायरेक्टली वोट करते हैं। अभी पंचायत पढ़ा तो आपने एक ही साथ देखा होगा, पंच के लिए भी डाला होगा चुनाव, सरपंच के लिए भी डाला होगा, जनपद के लिए भी डाला होगा और जिला के लिए भी डाला होगा। लेकिन जनपद और जिला में किसके लिए डाले आपने, क्या अध्यक्ष के लिए डाला? नहीं, जनपद सदस्य के लिए आपने डाला। जिला में क्या अध्यक्ष के लिए डाले? नहीं, जिला सदस्य के लिए डाला आपने। ठीक है। पूछे जाते हैं इन सब चीजों को, जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव कैसा होता है, तो प्रत्यक्ष, यानी कि जनता डायरेक्ट भाग लेती है। फिर जितने भी सदस्य बने रहते हैं वो अपने में से भैया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। पूछे जाते हैं इन सब चीजों को, बेसिक ध्यान रखना है। ठीक है। तो जनपद क्षेत्र कितने हो सकते हैं, मिनिमम 10 और अधिकतम कितने होते हैं, 25। लेकिन जो सदस्य है, सदस्य उसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। आप देखे होंगे कि हमारे भैया जी को जनपद पंचायत इतने से सदस्य बनाना है, क्षेत्र क्रमांक इतना है, इसका फलाना छाप है, फलाना तारीख को इसका जो है चुनाव पड़ेगा, है नहीं। तो सदस्य के लिए आपने डायरेक्टली जो है क्या करते हैं, वोट डालते हैं। लेकिन जो जनपद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या, मैंने अभी क्या बताया, इसमें जनता डायरेक्टली भाग नहीं लेती है। देखो, हम आपने बोला कि जनपद के अध्यक्ष के लिए मैं वोट डालूंगा, नहीं, हमने सदस्य के लिए वोट डाला है। और ये जितने भी सदस्य हैं वो मिलकर एक, उनमें से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे जनपद में सदस्य कितने हो सकते हैं, सदस्य क्षेत्र अधिकतम मिनिमम 10 और अधिकतम 25।
लेकिन जनपद में आप देखेंगे एक अध्यक्ष रहेगा और एक उपाध्यक्ष रहेगा। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की संख्या को पूछा जाता है। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जनता उसमें डायरेक्ट भाग नहीं लेती अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में। जितने भी सदस्य बने रहते हैं वो लोग अपना वोट करके अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन जनपद सदस्य में क्या है, जनता डायरेक्टली भाग लेती है, क्योंकि पीला कलर का आपको बॉलेट पेपर दिया जाएगा, जो भी क्षेत्र जो भी थप्पा भैया लगाइए सदस्य किसको बनाना है। तो सदस्य में हम जनता डायरेक्ट मोहर लगाते हैं, इसलिए सदस्य का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में हम भाग नहीं लेते, इसलिए उसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक एक होते हैं, यानी अध्यक्ष भी एक होगा, उपाध्यक्ष भी एक होगा जनपद में। और जनपद सदस्य कितने हो सकते हैं, मिनिमम 10 और अधिकतम 25। क्लियर हो गया बातें? ठीक है, मैंने लिख दिया भैया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। और अध्यक्ष भी एक होगा, उपाध्यक्ष भी एक होगा। क्लियर हो गया? अब सेम जिला में भी है ऐसे। जिला पंचायत में जो सदस्य हैं वो मिनिमम कितने हो सकते हैं, क्षेत्र कितने हैं 10, अधिकतम 35। देखो 10 10 सभी में बेस है, 20 25 35। ठीक है। अब जिला पंचायत जो सदस्य मैंने अभी बताया, जिला आपने एक साथ आपने पंच के लिए भी डाला होगा, सरपंच के लिए भी डाला होगा, जनपद सदस्य के लिए भी डाला होगा, जिला सदस्य के लिए आपने वोट डाला है, बता रहा हूं मैं, जनपद का सदस्य के लिए वोट डाला है और जिला के सदस्य के लिए वोट डाला है। ठीक है। तो जब जनता डायरेक्टली जाकर मोहर लगा रही है, जिला पंचायत के सदस्य चुन रही है, तो वो क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, सदस्य के लिए आपने वोट डाला है। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये जितने भी अब सदस्य बने हैं, जिला पंचायत के जितने भी सदस्य बने हैं, वो अपने में से, ठीक है, उनका भी चुनाव होगा, जिसको बनाएगा तो वो इन्हीं सदस्यों जो है चुनेंगे कि किसको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाना है। तो जनता डायरेक्ट भाग तो नहीं ले रही है ना, जनता जाकर डायरेक्टली मोहर तो नहीं लगा रही है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। ठीक है। अगर जनता डायरेक्टली जाएगी बैलेट पेपर में, डायरेक्टली मोहर लगाएगी, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे आपने सरपंच के लिए, पंच के लिए किया, जनपद सदस्य के लिए किया, जिला पंचायत सदस्य के लिए किया, लेकिन ये जिला पंचायत सदस्य अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं, जनता भाग नहीं लेती, इसलिए अप्रत्यक्ष होते हैं। कोई भी जिला पंचायत में एक अध्यक्ष रहेगा, एक उपाध्यक्ष रहेगा। क्लियर हो गया? देखो पूछे जाते हैं, है नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखो कोई भी पंचायत में या जनपद में या जिला में न्यूनतम कितने क्षेत्र, अधिकतम कितने, इसको याद रखना है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, इसको याद रखना है। कोई भी पंचायत में कितने अध्यक्ष होते हैं, एक हो सकते हैं। कोई भी पंचायत में कितने सरपंच हो सकते हैं, एक ही हो सकते हैं। ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया बातें? चलिए देखते हैं पंच। आपने अभी चुनाव डाला तो आपको, अभी त्रिस्तरीय चुनाव हुआ तो आपको सबको पता है कि पंच का जो कलर होता है, बैलेट पेपर का कलर होता है सफेद होता है। सरपंच के लिए कौन सा होता है, नीला होता है। जनपद के लिए पीला होता है और जिला के लिए गुलाबी होता है। इसको मैच द फॉलोइंग करके दिया जाता है और पूछा भी गया है इसे कि भैया मत पत्रों के रंग को मिलान कीजिए, एक और पंच, एक और सरपंच, पंच सरपंच जनपद और जिला, आपको एक और कलर दे दिया जाएगा। तो पंच के लिए मैंने लिख दिया है सफेद, ठीक है। सरपंच का रहेगा नीला, ठीक है, जनपद का रहेगा पीला और जिला का रहेगा गुलाबी। ठीक है। तो भैया सभी को अपना अपना मुहर लगाना है बैलेट पेपर में, फिर एक पेटी दिया जाएगा, पेटी में जो है सभी को मोड़ के डालना है। फिर जैसे होगा भैया, फिर फाइनली जो टाइम समाप्त होगा वोट डालने का, फिर बढ़िया से जो है आराम से चेक किया जाएगा कि भैया हाँ देख लो। वोट डालने से पहले चेक कराया जाता है। हम लोग थे, अभी हम लोग थे वहां पर गणना में थे हम लोग, तो बहुत बारीकी से मैं जानबूझकर था, क्योंकि ये सब पीएससी में पूछा जाता है, तो मैं और बारीकी से प्रैक्टिकल के लिए जानबूझकर था, मुझे और बेसिक जानकारी चाहिए उसकी। तो पेटी में क्या होता है, सबसे पहले वहां पर जो निर्वाचन आए रहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर आए रहते हैं, वो पेटी को दिखाते हैं, हम सब लोग देखें कि भैया हाँ बिल्कुल खाली है ना, हाँ कहीं पर टूटा फूटा तो नहीं है। फिर हम लोगों के आगे में उसको सील पैक किए, ठीक है, कंप्लीटली हमने ये श्योर कर लिया कि भैया इस पेटी के अंदर आगे से कोई मत पत्र नहीं है, बिल्कुल खाली है। हम लोगों से साइन करवाए, हाँ खाली है। आप लोगों ने देखा ना, जितने भी अपने अपने पार्टी के जो भी मतगणना थे या एजेंट वगैरह थे, पूरा लोग देखे। फिर उसको फिर चालू हुआ, ठीक है, मत डालना चालू हुआ। फिर फाइनली क्या हुआ, जितने भी पंच सरपंच जी जनपद के लिए, जिला के लिए सेम यही कलर दिया हुआ था, सेम जैसे पंच के लिए सफेद और जनपद के लिए आप देखेंगे पीला, जिला के लिए गुलाबी और सरपंच के लिए नीला। फिर अपना अपना बैलेट पेपर में चिन्ह डाले, मोड़ करके डाले। फिर फाइनली क्या हुआ, जब टाइम समाप्त हुआ, रिटर्निंग ऑफिसर खाना वाना खाए बढ़िया से,
फिर बोले भैया मतगणना वाले आइए, जो जो पार्टी से मतगणना वाले आई, काउंटिंग करेंगे। फिर सील को हमारे ही सामने खोला गया, देखो भैया अभी हमने कोई छुआ नहीं है, आप लोग श्योर कीजिए कि ये खुला हुआ नहीं है, आपके आगे खोला जा रहा है। फिर वहां पर भी साइन लिए, ठीक है कि हाँ। अब पूरे पेटी जो सभी का है, पंच सरपंच जनपद और जिला का, एक ही पेटी में डाला हुआ था सभी का। फिर पेटी को जो है पूरा रूम बंद किए, सब लोग, हम लोग अंदर में थे। माहौल बड़ा बड़ा देखने में, जो प्रत्याशी भी अंदर में थे उनका चेहरा बड़ा देखने योग्य था, कि डर था अंदर में क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। बाकी सब लोग बाहर में थे, पूरा लॉक वॉक था, रूम में थे। जब पेटी को पूरा खोला, दिशा निर्देश दिया जाता है, एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ वहां अंदर की बात, क्योंकि आपका पंचायती राज चल रहा है तो जानना भी पता है। वहां पर दिशा निर्देश दिया जाता है, क्या दिशा निर्देश दिया जाता है कि देखो अभी पेटी नहीं खुला है, पेटी में सभी लोगों का है थप्पा लगा हुआ, पूरा लॉक है। अभी पेटी खोलने से पहले जो रिटर्निंग ऑफिसर ये बता दिया जाता है, भैया देखो क्या 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 केस में जो है आपका जो मत पड़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है, कौन कौन से केस में आपका जो मत पड़ा है वो वैध माना जाएगा। कभी कोई लोग होता है ना कि दोनों में डाल दिए, भाई अगर दो प्रत्याशी खड़े दोनों में थप्पा लगा लिए, तो बता रहे थे कि अगर दोनों लोग डाले हुए हैं तो इस स्थिति में रिजेक्ट होगा। पता चला कोई ऐसे ही केस बता रहा था, है नहीं, कि भाई आप जान लो पेटी खुलने से पहले, ताकि और हंगामा ना हो। कभी कभी ये होता है कि वॉलेट पेपर दिया, आप किसी में जो है क्या नहीं किए, किसी में थप्पा मारे नहीं, ऐसे भी लोग रहते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा केस बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे स्थिति में ये वैध माना जाएगा या सही माना जाएगा, इसकी काउंटिंग की जाएगी, या इस स्थिति में इसको, इस पत्र को काउंटिंग नहीं किया जाएगा भाई, ठीक है। और एक बात और बता दिया, जैसे मान के चलो कोई बूथ में, मान के चलो 400 मतदाता है, 400 मतदाता ने वोट डाला है तो 400 होना चाहिए। जैसे मान के चलो सरपंच के लिए उस बूथ में 400 मतदाता उस वार्ड से आए हुए हैं, तो 400 मत होना चाहिए पेटी में, क्योंकि 400 लोगों ने वोट डाला है। तो रिटर्निंग ऑफिसर ये बता दिया कि भैया कभी कभी कोई भी केस में ऐसा होता है कि 400 लोगों ने यहाँ वोट डाला, लेकिन पेटी खुलने के बाद जब काउंट करेंगे तो वहां हो सकता है 390 भी निकल जाए, 395 भी हो जाए। तो वहां पर जो बैठे लोग थे उन्होंने ये बोला कि अगर 400 लोगों ने भैया वोट डाला है तो 400 जो है पत्र होने चाहिए ना, क्योंकि 400 लोगों ने डाला है। तो रिटर्निंग ऑफिसर समझाया कि बहुत ऐसा केस होता है, हमने ऐसा बहुत अनुभव है कि कभी कभी 400 लोगों ने तो वोट डाला, काउंट भी किए हम लोग, जब डाल रहा था तो काटे कि इतने इतने संख्या के लोग डाले हैं, लेकिन कभी कभी केस ऐसा होता है कि चार जो है एक साथ डर रहा है, पंच का, सरपंच का, जनपद का, जिला का, ठीक है। तो क्या होता है कभी कभी कोई जो है जनपद और जिला का बस डाल दे, है नहीं, एक साथ तो डालना रहता है, और कोई सरपंच का रख ले, या मुंह में दाब के निकल जाए, जेब में रख के निकल जाए, बाहर फेंक दे, ऐसा भी केस देखने को मिला है, बाहर में भी फेंक देते हैं लोग। तो पेटी खुलने से पहले सारे जो रूल्स रेगुलेशन है बता दिए थे, ठीक है। समझ आ रहा है भैया, 400 वोट पड़ा तो 400 होना चाहिए, कभी कभी कम हो जाता है, समझ रहे हो। कोई लोग उस पत्र को डालते नहीं, जेब में रख के निकल जाते हैं। तो ये सब रूल्स रेगुलेशन बता देता। फिर पेटी खुलता है, फिर पेटी खुलने के बाद सभी को कलर वाइज जमाता है, कलर वाइज, हाँ भैया पीला कलर जनपद का है, गुलाबी कलर जिला का है, पंच का ये है, सरपंच का ये है, वार्ड पूरा लिखा रहता है। फिर काउंटिंग होती है, फिर बता दिया जाता है कि ये व्यक्ति इतने जो वोटों से आगे है, फिर प्रमाण पत्र दिया जाता है। फिर ये प्रोसीजर था वहां तक, बहुत अच्छा था। वहां का माहौल देखने योग्य रहता है, बिल्कुल शांत। काउंटिंग के तो बाहर बाहर में लोग रहते हैं, अपने अपने समर्थक लोग चुप रहते हैं, पहले तो क्या होगा आप कंडीशन, सबकी धड़कन तेज हो जाती है, ठीक है। तो ये था, ये काउंट रंग आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पंचायत संस्थाओं में लोक सेवक, देखो लोक सेवकों को पूछा जाता है, जैसे ग्राम पंचायत में लोक सेवक कौन है, ग्राम पंचायत में अगर पूछे लोक सेवक कौन है, तो पंच, सरपंच और उप सरपंच, इसे पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि पंचायत लेवल में, ग्राम पंचायत में लोक सेवक कौन कौन से, पंच, सरपंच, उप सरपंच। उसी प्रकार जनपद में अगर पूछे तो जनपद सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोक सेवक है। अगर जिला पंचायत में लोक सेवक पूछे, ठीक है, जिला पंचायत में लोक सेवक पूछे तो जिला सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्लियर हो गई ये बातें। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, बेसिकली क्या देखा, छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन था और पंचायती राज का पूरे बेस से देखा, और पूरे कंप्लीटली सारे सब्जेक्ट के जो है क्या आएंगे, पूरे सब्जेक्ट आएंगे, बेफिक्र रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हैंड नोट बनाइए, इसलिए मैं थंबनेल में या ऊपर में लिख दिया रहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, पंचायती राज पढ़ रहे हैं, ताकि आपको अलग अलग किताबों में आपको जो है हेड नोट बना ले। आप बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए, आपको बेहतरीन ढंग से जो है समझाया जाएगा, बशर्ते आप लोग जो है एक काम नहीं कर रहे हैं,
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। शेयर करने से ये है, मेरा मकसद क्या है, आप लोगों का हेल्प करना। अगर 1% भी मुझसे हेल्प हो रहा है तो मेरा जीवन धन्य है। ठीक है, मान के चलो बहुत से संस्थाओं में स्पेशल देखना, हिंदी के लिए 10,000 12,000 रुपए एक व्यक्ति का जो है फीस लिए जाते हैं। संविधान जैसे पढ़ाएगा 10-12,000 एक लोगों के लिए, पंचायती राज पढ़ाएगा, छत्तीसगढ़ में जीएस पढ़ाएगा 10,000 12,000 रुपए एक सब्जेक्ट का एक व्यक्ति का फीस है। तो अभी एडीओ में कम से कम 4-5 सब्जेक्ट हो रहे हैं, फ्री में हो रहे हैं, तो इस फ्री का फायदा सभी लोग उठाएं, सभी लोगों तक पहुंचे। जैसे सीजीपीएससी आएगा तो वहां पर आप सीजीजीएस आपका रेडी हो गया, पंचायती राज हो गया, हिंदी हो गया, आपका संविधान हो गया, प्लस पॉइंट है उस टाइम। जैसे फिर आप सीजीपीएससी में आप देखेंगे जैसे हिस्ट्री, मिड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, मैथ्स और रीजनिंग वहां पर भी कराऊंगा। तो जो जो सब्जेक्ट ये तो एडीओ में काम आएगा, सीजीपीएससी में भी काम आएगा आपका। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में जितने गवर्नमेंट एग्जाम आएंगे ये सिलेबस जुड़े रहेगा, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये फायदा है आप लोगों को लिए, और लोगों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये बोर्ड चेंज कर दिया आप लोगों ने बोला, तो वो व्हाइट बोर्ड में दिखाई नहीं देता, मैंने ग्रीन बोर्ड बदल दिया। ठीक है, जब मैं आप लोगों के लिए इतना तत्पर हूँ तो थोड़ा वीडियो को शेयर किया, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, और इसे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का नंबर 1 चैनल बनाना है आप लोगों को। ये जिम्मेदारी आपकी है, और जिस जिम्मेदारी से, जिस भरोसे से आप मेरे ऊपर भरोसा दिखाएंगे, उसका मैं 200% देकर काम करूंगा, ये वादा है मेरा। ठीक है, चलिए वीडियो से यहीं से अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।